ये पूरे के पूरी बजट अगर देखें तो बातें इन्होंने बड़ी बड़ी जरूर की है, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा इसके बारे में मौन है। सैलरी वाले का इनकम स्थिर है, कृषकों का स्थिर है, श्रमिकों का स्थिर है। जो पहले तो 12 लाख कमाने की बात कर रहे थे, पहले उस पोजीशन में तो आप ले आए कि 12 लाख वो कमा पाए। एमएसपी का जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है उसको कानूनी दर्जा ये क्यों नहीं दे रहे। एक जो पर कैपिटा इनकम है विकसित या जो ग्रोइंग जो पर हाईएस्ट लेवल पे रिच कंट्री की बात करें तो 23,000 ये अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। आप अभी 2000 पे हैं। मोदी जी जुमलों के बादशाह हैं, जुमलों के सरदार हैं, उन्हें लज्जा नहीं आती है, वो कुछ भी बोल देते हैं। और यही चीज उनकी सरकार ने की है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा इसके बारे में मौन है। आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं लेकिन वो अवसर हम उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं। पिछले बार के बजट में ये 2 बैसाखी पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बैसाखी पे इनके बजट था। इस बार भी बिहार के बैसाखी पे इनका बजट है। झारखंड ने आपका क्या बिगाड़ा है, लेकिन झारखंड के बारे ये मौन है। और झारखंड के साथ ये ऐसा लगता है कि प्रतिशोध ले रहे हैं कि कुछ चुनाव में हमने इन्हें शिकस्त दी है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं, कांग्रेस से लोकसभा सांसद है लोहरदगा। सर, इस बार का जो बजट आया है, सरकार काफी पीठ थपथपा रही है। 2047 का जो है कि सरकार ने एक बड़ा जो विजन रखा है कि 2047 तक जो है देश बहुत तेजी से और तरक्की करे। बजट को आप कैसे देख रहे हैं? एक कहावत है हिंदी में, अपने मियाँ में मिट्ठू, मतलब खुद का सेल्फ प्रेज करना, भले वो कार्य ना करो। ये पूरा का पूरा अगर बजट देखें, मैं बजट का एक सार में बतला जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बजट का संबंध वित्त से होता है। इन्होंने दावा किया है कि भाई हम विश्व की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है कि 140 करोड़ जनसंख्या में 80 करोड़ को आप वहां पर मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। ये दावा भी करते हैं, आप बजट में करते हैं, पार्लियामेंट में दावा करते हैं। तो आप अगर 50% से ज्यादा लोगों को आप जो कि गरीबी रेखा के नीचे, आप अनाज तो उन्हीं को दे रहे हैं ना जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको 50% ज्यादा आप अनाज और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं और कह रहे कि हम इसको 4थी का विश्व का अर्थव्यवस्था बनाएंगे। ये अपने आप में मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक पहली बात। दूसरी बात, ये पूरे के पूरी बजट अगर देखे तो बातें इन्होंने बड़ी बड़ी जरूर की है, उसका क्रियान्वयन कैसे होगा इसके बारे में मौन है। मैं इसलिए इस बात को आपको कह रहा हूं कि इन्होंने टैक्स के बारे में, विशेषकर मध्यम वर्ग को हमने बहुत रिलीफ दिया, मध्यम वर्ग को किया। 140 करोड़ में हमारा टैक्स फेयर कितने हैं? 3.19 करोड़। तो 3.19 करोड़ हैं, इसमें कितने लोग 12 लाख कमा रहे हैं? जॉब क्रिएशन तो आपका नील है, क्योंकि जो डेटा हमारे पास है, जो आज जो आप देखें कि किस प्रकार हर चीज स्थिर है। सैलरी वाले का इनकम स्थिर है, कृषकों का स्थिर है, श्रमिकों का स्थिर है। तो पहली बात तो कि भाई ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जो पहले तो 12 लाख कमाने की बात कर रहे थे, पहले उस पोजीशन में तो आप ले आए कि 12 लाख वो कमा पाए, उसके बाद उनको रिबेट की बातें आ रही है। अब मैं आ रहा हूं एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपने ये, अगर मैं कृषकों की थोड़ी बात करना चाहूंगा, कृषकों के बारे इन्होंने पहले भी दावे किए थे कि 2022 तक आय दुगना कर देंगे। आप इन्होंने क्या किया है? किसान आय तो दुगना नहीं हुआ, ये सड़कों पे आज भी अपनी मांगों के लिए वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो क्या एमएसपी का जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है उसको कानूनी दर्जा ये क्यों नहीं दे रहे? एक दूसरी बात, इन्होंने एक बात और कही जो विशेषकर पिछले बार के तुलना में फिस्कल डिफिसिट उन्होंने कहा कि पिछले हमने कम किया है, लेकिन ये जो कम किया तो कोई आय बढ़ोतरी है, इसके लिए बोरिंग्स नहीं है। और 14 लाख करोड़ के क्या बोलते बॉन्ड भी इन्हें जारी कर रहे हैं। तो उधारी पे और रेवेन्यू जो प्रबंधन के बारे अगर देखें तभी आप इसे कम कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एट द सेम टाइम कैपेक्स के बारे, ये कल अभिभाषण में इन्होंने बात कही थी कि हमने पहले की तुलना में 2 लाख करोड़ से लेके हमने 11 लाख करोड़ हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो पूरा कैपेक्स जो पूरे यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, भारत के लोगों को, आम लोगों को, उसके एक्सपेंडिचर के बारे ये मौन है। एक दूसरी बात,
ये लगातार ये मैं जो बार बार विदेश की तुलना करते हैं, बातें करते हैं IMF के बारे, IMF के बारे, अगर वो विश्व के चौथे अर्थव्यवस्था की बात करें या हम उनको ये हम विकासशील देश बहुत तेजी से ग्रो कर रही है अगर हम बात करें, हालांकि ये अलग बात है कि इनका ग्रोथ रेट बहुत कम है और 2014 के बाद से अभी से लगातार GDP का जो है वो अभी 6 पॉइंट पे जा रही है, 6 पॉइंट समथिंग पे है। अगले फाइनेंशियल ईयर में 6.4 से लेकर 6.7 तक जा सकती है। तो कैसे 2047 तक ये विकसित भारत करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं आ रहा हूं जो मैं IMF की बात कर रहा हूं, IMF के बराबर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार जो पर कैपिटा इनकम है विकसित या जो ग्रोइंग जो पर हाईएस्ट लेवल पे रिच कंट्री की बात करें तो 23,000 ये अमेरिकन डॉलर होना चाहिए। आप अभी 2,000 पे हैं। तो मैंने कहा कि ये इनके बारे क्या है कि वचनम किम दरिद्रम। आप उसी तरह जिस प्रकार ऐसे भी मोदी जी जुमलों के बादशाह हैं, जुमलों के सरदार हैं, उन्हें तनिक भी मैं समझता हूँ इतने रिस्पॉन्सिबल पद पे होने के बाद में उन्हें लज्जा नहीं आती है, वो कुछ भी बोल देते हैं। और यही चीज़ उनकी सरकार ने की है, बड़ी बड़ी घोषणाएं की, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा इसके बारे में मौन है। इसलिए हमने कहा शब्दों के माया जाल पे इन्होंने जरूर कहा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आज जो जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने एक बात कही यहाँ पे अभिभाषण पे, उन्होंने IA की बात की, उन्होंने X की बात की, उन्होंने फेसबुक की बात की है। उन्होंने कहा कि हम कॉपी जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं, हमारे लोग जाके विदेशों में इतना अच्छा कर उनके CEO बन रहे हैं, चाहे गूगल की बात हो, लेकिन क्या है कि हम वो परिस्थितियां आज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे जो ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अवसर हम उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा ये स्वयं में केवल पीठ वो थपथपा रहे हैं। एक बात और कहें, पिछले बार के बजट में ये 2 बैसाखी पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के बैसाखी पे इनके बजट था। इस बार भी बिहार के बैसाखी पे इनका बजट है। जब भी आप चुनाव के मद्देनजर कोई भी वित्तीय प्रबंधन करेंगे और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर करेंगे तो उसमें त्रुटि स्वाभाविक है। आज मैं इस चीज को कह रहा हूं कि आप पूर्वांचल की बात करें, पूर्वोदय की बात करूं, झारखंड ने आपका क्या बिगाड़ा है जी? क्यों आपको चुनाव में शिकस्त दी? झारखंड जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट है, बिहार से अलग होकर बना है, इनको विशेष तवज्जो मिलने चाहिए, लेकिन झारखंड के बारे ये मौन है। और तो और झारखंड के हमारे कोल इंडिया पे जितने PSUs वगैरह हैं, हमारे रॉयल्टी के पैसे, हमारे कॉमन काउज के पैसे 1,36,000 करोड़ रुपये अभी बकाया है, वो भी नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में इनकार कर रहे हैं, और बजट में भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो ये कहीं पे सुरमा लगाया जा रहा है, कहीं पे कालिख लगाया जा रहा है, और झारखंड के साथ ये ऐसा लगता है कि प्रतिशोध ले रहे हैं कि कुछ चुनाव में हमने इन्हें शिकस्त दी है, तो जनादेश का भी अनादर कर रहे हैं। लेकिन अगर नटशेल में कहें तो पूरी बजट जो है दिशाहीन है और स्वयं की पीठ थपथपाने, अपनी मियाँ अपनी मिट्ठू वाली बात हो रही है। राहुल गांधी ने जो अभी भाषण दिया है पूरा का पूरा बजट को लेकर, वो कैसा रहा है? मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है, और इसे मैं कहता हूँ उन्होंने बार बार एक बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत मैच्योर, बहुत फ्लो में, और मैं ये कहूँ कि उन्हें कटाक्ष करते हुए और विपक्ष के दुखती रग में उन्होंने हाथ डाला है। उन्होंने हर जगह पे, चाहे चाइना के बारे, विदेशक नीति के बारे भी उन्होंने कहा, यहाँ युवाओं के रोजगार के बारे भी कहा। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पे एक विज़न होना चाहिए, कोई अभिभाषण में एक विज़न होना चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार में वो कहीं नज़र नहीं आया। राहुल जी ने उन सारी चीज़ों के बारे उन्होंने इंगित किया है, और मैं समझता हूँ कि ये देश के सर्वोच्च पंचायत में जिस प्रकार उन्होंने एक दिशा बताई है, और इसे भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने मोदी जी भी कहा, आप एक तरफ कहते हैं कि चाइना पे कोई घुसा नहीं है, वहीं पे सेना के बड़े अधिकारी कहते हैं कि इतने स्क्वायर किलोमीटर में उनका कब्जा हो गया है, तो बड़ा विरोधाभास सा लगता है। इसलिए राहुल गांधी जी ने उन सारी चीजों को पॉइंट आउट किया। एक महत्वपूर्ण चीज, अगर राहुल जी संविधान रक्षा की बात कर रहे हैं, तो संविधान रक्षा का मतलब होता है संवैधानिक प्रावधानों का। चुनाव आयोग का उन्होंने जिस प्रकार वो चुनाव आयोग पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाई हुई है, महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया। आपको मैं बताऊं कि एक ये शिरडी की एक जगह है, अपार्टमेंट है जी। एक अपार्टमेंट पे 5 महीने में 7,500
वोटर्स बढ़ गए। आप बता दीजिए कैसे एक अपार्टमेंट 7,500 वोटर पर आप समझ सकते हैं। तो ये जितनी संख्या वहाँ अपार्टमेंट में लोगों से ज़्यादा वोटर बढ़ते हैं। तो ये इसलिए एक संशय की स्थिति आती है कि चुनाव आयोग किनके आदेश पे ये कार्य कर रही है। इसलिए राहुल जी ने उन सारी चीज़ों को तथ्यात्मक तरीके से सदन में उन्होंने रखा है। मेरा सवाल है एक सर कि अभी जो कुंभ में घटना हुआ है, विपक्ष लगातार इसकी जो है जांच की मांग कर रहा है, सही आंकड़ों की बात कर रहा है। क्या लगता है कि सरकार की तरफ से ये आंकड़े पेश किए जाएंगे? निश्चित रूप से ये मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आपके माध्यम से जिन्होंने अपने बहुत अपनों को, परिजनों को जिन्होंने खोया है, उनके साथ मैं और पूरे कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग उनके प्रति, उस परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्था वहाँ पे फैली है। और मेरा ये मानना है, कोई राजनीतिक बातें नहीं, मेरा ये मानना है कि कुंभ में सारे लोग जो भारत की परंपरा पे, जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है और धार्मिक परंपरा रही है, कुंभ में वो जो सनातनी लोग हैं, सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, जिनकी एक आस्था है, वो यहाँ पर स्नान करने आए। लेकिन क्या वो इनकी अव्यवस्था कारण उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों को आप अपने उनके दाह संस्कार करने के लिए शव तक नहीं सौंपे गए। आप उनके आंकड़े तक नहीं बता रहे। हमें एक चीज बता दीजिए, लगातार सरकार के वक्तव्य पर इतने करोड़ लोगों ने स्नान किया जी। इतने करोड़ लोग आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हुई आप इसे बता नहीं सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार की लापरवाही, सरकार की नाकामी, तो ये आज भी मैं समझता हूँ मृतकों के प्रति संवेदना या उनके लिए एक सुविधा की जगह वो अपनी पीठ थपथपा रही है। और कहीं न कहीं ये जो कुंभ का जो मेला है उसके बारे में आज हम लोगों ने, क्योंकि सदन चल रहा है, हम लोगों ने कही कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एडजर्न मोशन के माध्यम से हम संवैधानिक तरीके से चर्चा की मांग की है, वो ठुकरा दी गई है। इसलिए हमने कहा ये सरकार सनातन धर्म की जरूर बात करती है, लेकिन सनातन धर्म के जो परंपराएं हैं उसके प्रति इनका रुख बहुत ही बेरुखी है। इसलिए हमने कहा सनातन धर्म ये विरोधी है, ऐसा लगता है, इनके कृत्य से ऐसा लगता है। इसलिए आज हम लोगों ने इस बातों को कहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।